देखो, अब तुम लोग को बताने जा रहे हैं कि बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और बेलन का क्षेत्रफल अगर निकलता है तो टोटल हमको कितने प्रकार का क्षेत्रफल बेलन में दिखता है, बेलन का आयतन कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहले बेलन का फिर से हम एक फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हो गया मेरा बेलन, नीचे वाला तल हो गया तुम्हारा वर्गाकार तल, ये हो गया तुम्हारा एक प्रकार का बेलन। तो देखो, बेलन में हमको टोटल कितने तल दिख रहे हैं? 3 तल दिख रहे हैं। 3 तल में एक तल है तुम्हारा वक्र तल और 2 तल है तुम्हारा समतल, जिसको कहा जाता है वृत्ताकार तल। और वही वृत्ताकार तल बेलन का आधार भी बन सकता है, मतलब बेलन का आधार वृत्ताकार तल ही होता है। अच्छा, हमको सबसे पहले हम अलग अलग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस तल का क्षेत्रफल निकालने जा रही है, जो तुम्हारा लंबा सा जो दिख रहा वक्र तल, इस वक्र तल के क्षेत्रफल को हम पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल। देखो, ये जो बेलन जो है, तो बेलन का जो तुम्हारा दीवाल है, दीवाल बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल का मतलब एक्चुअली बोला जा सकता है कि बेलन का दीवाल का तल। क्योंकि अगर मान लो कि अगर इस तरह का अगर कोई बेलन है तो जाहिर सी बात है इसका दीवाल हम किसको कहेंगे? इसी को ना कहेंगे, इसी को कहेंगे। ये है तुम्हारा दीवाल। हमको बाहर से देखने से क्या लगेगा कि ये दीवाल, नीचे में जो वृत्त बनाया गया है, नीचे में क्या रहता है? वृत्त रहता है। तो अगर तुम गौर से देखो तो ये वाला सारा का सारा दीवाल नीचे वाले वृत्त के तलों से, वृत्त के परिधि से जुड़ा हुआ है। तुम लोग को पहले भी बताया कि अगर तुम देखो इसमें भी, तो यह तुम्हारा वृत्त की ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये परिधि है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या परिधि की लंबाई है। तो अगर देखा जाए तो ये दीवाल देखो तो जाकर के किससे जुड़ा हुआ है? परिधि से जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? परिधि से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक बुक है, ये तुम्हारा मान लो कि एक बुक है। ये अभी किस तरह का चित्र दिख रहा? आयताकार दिख रहा ना। इसमें आयताकार चित्र में ये क्या है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस लंबाई से चौड़ाई को इंटू कर देंगे तो क्षेत्रफल कुछ जरूर आएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको हम मोड़ दे रहे हैं। अब मोड़ देने से वो तुम्हारा चित्र अब किस तरह का चित्र बन गया? बेलन बन गया। बेलन में नीचे वाला क्या बन गया? इसका वृत्ताकार तल बन गया। तो बेलन का ये जो दीवार जो तुम गठित किए, रचना के दीवार का, ये दीवार देखो नीचे जाकर के वृत्त की परिधि से जुड़ा है। नीचे वृत्त की परिधि से यहाँ पे जुड़ा है। ये दीवार आकर के देखो कहाँ जुड़ा है? ये वृत्त की परिधि से जुड़ा हुआ है दीवार। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो आप फिर खोल देंगे तो वापस ये उस रचना को प्राप्त कर लेगा, आयत की रचना को प्राप्त कर लेगा जो रचना इसका पहले था। वापस इसका क्षेत्रफल उतना ही दिखेगा। फिर मोड़ दोगे तो मोड़ने से फिर से ये वृत्त बेलन बन जाएगा और बेलन का वक्र तल बना लेगा। नहीं, ये क्या दिख रहा है? बेलन का वक्र तल दिख रहा है कि नहीं? फिर खोल दो, फिर वही दिखेगा, फिर बंद कर दो, फिर तुमको मिल जाएगा। कोई इस बात को समझा कि क्या हो रहा है? वो क्या रहा है कि इसका क्षेत्रफल जितना है वही इस बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल है। आई बात समझ में? इस बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल इस आयत का क्षेत्रफल ही कहला रहा है। अब देखो, जैसे यह आयत को जब हम बेलन बना रहे हैं तो बेलन बन करके जब ये बेलन जब बन जा रहा है तो तुम जरा देखो कि नीचे वाला जो वृत्त है, इस आयत का कौन सा भाग वृत्त की परिधि में परिवर्तित हो जा रहा है? चौड़ाई। वृत्त की परिधि में परिवर्तित हो जा रहा है। आई बात समझ में? मतलब बेलन का हम लोग, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग दो राशियों को एक दूसरे से गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल मिल जाता है। एक राशि है लंबाई, एक राशि है चौड़ाई। ठीक है, तो अभी हम देखें कि बेलन जब बन रहा है तो कहने का मतलब इसका जो चौड़ाई जो है वो बेलन की परिधि बन जा रही है।
और बेलन की जो ऊंचाई है वो इस आयत की लंबाई ही है। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है मेरा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम बेलन में क्या देख रहे हैं, बेलन जब ये बना तो बेलन का लंबाई इसका ऊंचाई है और बेलन का जो चौड़ाई बन गया वो क्या है, बेलन का चौड़ाई क्या है, वृत्त की परिधि है कि नहीं है। आखिर में ये आयताकार आयत की चौड़ाई ही ना बेलन की परिधि बन रही है, लंबाई से चौड़ाई के इंटू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें लंबाई कौन दिखा, बेलन की जो टोटल लंबाई है या ऊंचाई जो है वो बेलन की लंबाई है, क्योंकि ये आयत की लंबाई ही बेलन की ऊंचाई बन जा रही है। और इस आयत की जो चौड़ाई है वही चौड़ाई इस बेलन का क्या बन जा रहा है, वृत्त की परिधि बन जा रही है। वृत्त की परिधि में चौड़ाई जो है वृत्त की परिधि में परिवर्तित हो जा रहा है। बात मेरा समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या पाए, बेलन के वक्र तल के क्षेत्रफल के लिए जब हम इसका लंबाई और चौड़ाई खोजे तो हम क्या पा रहे हैं कि इसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो बेलन की ऊंचाई ही लंबाई है और बेलन की परिधि ही इसका क्या है, चौड़ाई है। आई बात समझ में कि नहीं। और तुम लोग अगर गौर से देखो भी तो इसका वक्र तल परिधि पर ही टिका है, परिधि पर ही टिका है, मतलब परिधि ही इस बेलन का क्या है, चौड़ाई है। क्योंकि कितना चौड़ा ये फैला है तो इतना चौड़ा फैला, वृत्त की परिधि जितनी है उतना ही चौड़ा ये फैला है। आई बात समझ में, वृत्त की परिधि जितनी है बेलन का वक्र तल उतना ही चौड़ा फैला है। बात मेरा समझ में आया। ये बेलन का जो वक्र तल है कितना चौड़ा फैला है, तो जितना वृत्त की परिधि है उतना ही चौड़ा इसका वक्र तल फैला है। कहने का मतलब अब देखो, परिधि अगर छोटा होगा तो वक्र तल भी छोटा होगा, परिधि बड़ा होगा तो वक्र तल भी बड़ा होगा। मतलब वक्र परिधि के हिसाब से, वृत्त की परिधि के हिसाब से इसका वक्र तल बन रहा है। तो बात मेरा समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या बोले तुम लोगों को, दो राशियों को गुणा करने से मेरा क्षेत्रफल मिलता है, लंबाई से चौड़ाई का। तो हम लोग क्या पाए यहाँ पे, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो दो राशियों को गुणा करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे अभी अभी हम पाए कि लंबाई जो है वो वृत्त की बेलन की ऊंचाई जो है यही तुम्हारा क्या बन गया, लंबाई। और चौड़ाई इसका क्या बना, तो जिस आधार पर वो बेलन टिका हुआ है उस आधार का परिधि, क्या, आधार की परिधि। आधार की परिधि मतलब आधार तुम्हारा क्या है, वृत्त है, मतलब वृत्त की परिधि पर टिका हुआ है। तो इस बेलन का लंबाई हो गया बेलन की ऊंचाई और इसका चौड़ाई हो गया आधार की परिधि। जिस आधार पर टिका है, वृत्त पर टिका है तो वृत्त की परिधि। तो बेलन की ऊंचाई इंटू आधार की परिधि, मतलब आधार है वृत्त तो वृत्त की परिधि। बेलन की देखो यहाँ पे लंबाई जो है, लंबाई यह है तुम्हारा वृत्त की ऊंचाई, सॉरी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हो गया तुम्हारा लंबाई, जिसको हम लोग एच से इंडिकेट किए थे पहले ही। और आधार की परिधि मतलब आधार है, बेलन का आधार है वृत्त, मतलब वृत्त की परिधि। क्लास 9 में तुम लोगों को हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताए थे, निकाले भी थे, दिखाए भी थे कि कैसे आता है फॉर्मूला। 2 पाई आर याद है, पाई जो है पाई का मान 22/7 वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को बताता है। तो बेलन की ऊंचाई को h और वृत्त की परिधि को 2 पाई आर अगर बैठा देंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा मेरा क्या, बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा क्या बनता है, क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा वर्ग इकाई में ही रहता है। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, डेसीमीटर में है तो वर्ग डेसीमीटर। आई बात समझ में, ये क्लियर हुआ। वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये समझ में आया सबको। अच्छा, अब ये हो गया। अब तुम लोग को जानना होगा कि बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है। बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है, तो संपूर्ण तल मतलब तीनों तल। इसमें कितने तल दिख रहे हैं, 3 तल, 2 तो वृत्ताकार तल जिसको समतल तल भी कहते हैं और एक वक्र तल। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्ताकार तल
का क्षेत्रफल, मतलब वृत्ताकार तल मतलब क्या, आधार का क्षेत्रफल। तो देखो तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या ठो है, 2 ठो है। दोनों तल का, एक तल का क्षेत्रफल अगर पता चल जाए तो 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे ऊपर दोनों पता चल जाएगा। तो इस क्षेत्रफल को और ये वक्र तल को, तीनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या है, ये तुम्हारा हो गया। इसको कहा जाता है इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कहलाता है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कहलाता है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये जो तुम्हारा परिधि है, परिधि को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है ना। आधार मतलब हो गया तुम्हारा बेस, तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, तो और साथ ही साथ वक्रतल का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल के साथ वक्रतल के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब आधार का क्षेत्रफल 1 ठो नहीं है, 2 ठो है, तो 2 ठो से गुणा कर देंगे तो 2 ठो तल का क्षेत्रफल इधर और 1 ठो तल का क्षेत्रफल इधर, टोटल 3 तल का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, आधार क्या है, बेलन का वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्लास 9 में तुम लोग को बताए थे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वक्रतल का क्षेत्रफल, अभी हम लोग पाए 2 पाई आर एच बैठा दिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो बैठा दिए, फिर ये हो गया 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा तुम्हारा गुणा करके 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और इन दोनों में अगर तुम 2 पाई आर को अगर कॉमन ले लो, 2 पाई आर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 2 पाई आर निकल जाने से यहाँ बच जाएगा आर प्लस यहाँ से ए। ये हो गया तुम्हारा इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लेकिन संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब शर्त के अनुसार इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकलता है, शर्त के अनुसार। मतलब तुम्हारे पास बेलन जिस प्रकार का रहेगा क्षेत्रफल उसी हिसाब से निकलेगा। कंफ्यूज हो गए कि सर क्या बोल दिए, ये संपूर्ण तल का क्षेत्रफल तो निकल गया, लेकिन सर बोल रहे कि कंडीशनल है, मतलब शर्त के अनुसार ये फॉर्मूला लगता है। शर्त के अनुसार का मतलब क्या हुआ, आप जरा तुम लोग गौर से समझोगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बेलन के आकार का ड्रम है, बेलन के आकार का तुम्हारे पास एक ड्रम, एक बर्तन है, बाल्टी टाइप का ही मान लो, उसमें पानी रखा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर तुम देखोगे उस ड्रम को गौर से, अगर तुम देखोगे तो ड्रम का नीचे वाला तल बना होता है और साइड वाला दीवार बना होता है, लेकिन ऊपर वाला होता है नहीं, ऊपर वाला खाली रहता है, उसको तो बाद में ढकने से ढका जाता है। तो ऊपर वाला तल तुम्हारा क्या होता है, खाली होता है। तो आखिर में इस तरह का जो तल है, वो जो तल है तुम्हारा बेलनाकार तल ही है, लेकिन उसका संपूर्ण तल कैसे बना। जैसे तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा इस तरह का मान लो तुम्हारे पास एक बर्तन है इस तरह का, जिसमें इसका नीचे वाला तल दिख रहा, साइड वाला तल दिख रहा, लेकिन ऊपर वाला तल पूरी तरह से खाली। तो नीचे वाले तल को मान लो कि किसी माने चादर से बनाया गया, जैसे मान लो एल्युमिनियम की बाल्टी होती है ना, स्टील की भी बाल्टी होती है, तो मान लो कि स्टील के द्वारा ये बना, तो जाहिर सी बात है कि स्टील की चादर नीचे भी लगी है और स्टील की चादर यहाँ भी लगी है, ठीक है ना। अगर तुमको बोल दिया कि बताओ कि टोटल कितना स्टील की चादर लगी है, तो स्टील की चादर कितनी लगी है, मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, आयतन, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्योंकि स्टील की चादर मतलब सिर्फ तल पूछ रहा है कि कितना तल नीचे लगा है और कितना साइड में लगा है। आई बात समझ में, मतलब तुमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। मान लो कि तुमको अगर इसका अर्धव्यास पता है, ऊंचाई भी पता है कितना ऊंचाई है, तो तुमसे अगर तुमको क्षेत्रफल पूछा है कि बताओ कितना इसमें स्टील की चादर लगी है, तो तुम लोग सोचोगे कि वो स्टील की चादर तो नीचे भी लगा ऊपर भी लगा, मतलब संपूर्ण तल पर लगा है। तुम ये फॉर्मूला बैठा करके आंसर निकालोगे, आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नीचे बना है चादर, नीचे स्टील की चादर नीचे भी लगी है, साइड में भी लगा है, नीचे भी लगा साइड में भी लगा, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या है, खाली है। इसका मतलब ऊपर वाला भाग खाली है, तो ऊपर वाला भाग इसमें कैलकुलेट होगा नहीं। तो उस समय इसका संपूर्ण तल अगर बना है
तो संपूर्ण तल को बनाने में कितना स्टील की चादर लगी है, तो नीचे वाला तल बनाने में लगा है, तो नीचे वाला तल क्या है, वृत्ताकार तल, मतलब उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका साइड वाला तल मतलब वक्र तल को बनाने में लगा है, तो वक्र तल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। आई बात समझ में। मान लो अब इस तरह का अगर तुम्हारे पास कोई प्लेट है, चाहे एक बॉटल है ना, चाहे बॉटल छोड़ो, प्लेट बोल रहा है, एक पाइप समझो, पाइप प्लास्टिक का जो पतला पाइप आता है वो समझो। तो अगर मान लो कि वो पाइप अगर इतना ही छोटा है, उसको तुमको पेंट करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम उसको अगर पेंट करते हो, प्लास्टिक का एकदम पतला पाइप है जिसका सिर्फ ऊपर वाला तल दिख रहा है ना, तो अगर वो पाइप है तो पाइप क्या दोनों तरफ से ढका हुआ रहता है, खुला ही रहता है, खुला रहता है। तो कहने का मतलब अगर कोई बेलनाकार पदार्थ अगर इस प्रकार का है जिसका सिर्फ और सिर्फ साइड वाला तल है, मतलब क्या, उसका सिर्फ और सिर्फ ये दीवार है, नीचे वाला भाग भी खाली है, ऊपर वाला भाग भी खाली है। तो मान लो कि अगर प्लास्टिक की चादर लगी है उस पाइप को बनाने में, जैसे मान लो बॉटल के इस ऊपरी तल को बनाने में कितना प्लास्टिक लगा है, प्लास्टिक का क्षेत्रफल कितना ही अगर निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर वाला भाग इसका खुला हुआ है, नीचे वाला भाग भी खुला हुआ है। सिर्फ अगर पाइप को समझना तो पाइप का नीचे वाला भी हिस्सा खुला है, ऊपर वाला हिस्सा भी खुला है, सिर्फ बना कौन है, इसका वक्र तल, मतलब सिर्फ और सिर्फ वक्र तल का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये कंडीशनल है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल तो ये आता है, लेकिन सम्स बनाते समय हम लोग कंडीशन को फॉलो करते हैं कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल वहाँ पे क्या पूरा लिया है कि 2 ठो लिया है। आई बात समझ में। अगर पूरा लिया है तो पूरा लिया जाएगा, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, और अगर 2 ठो को लिया, नीचे और सिर्फ वक्र तल, एक आधार का क्षेत्रफल और एक वक्र तल का क्षेत्रफल लिया है, तो उस समय तक ये हो जाएगा। आई बात समझ में, कंडीशनल है। आई बात समझ में कि क्षेत्रफल तुम्हारा क्या है, कैसे निकलता है क्षेत्रफल, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हुआ। देखो अब हम लोग समझेंगे कि बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है। बेलन का आयतन निकालने का क्या फार्मूला है ना, कैसे हम लोग बेलन के आयतन को प्राप्त करेंगे। तो बेलन का आयतन मतलब देखो, बेलन का जब आयतन निकाला जाता है तो ठोस बेलन का जब आयतन निकाला जाएगा, तो ठोस बेलन का आयतन का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मान लो कि एक बेलन पूरी तरह से अगर लोहे से बना है, चाहे लकड़ी से बना है, चाहे जिस पदार्थ का भी बना है, तो लोहे का आयतन निकालने का मतलब अगर वो पूरी तरह से अगर लोहे का बना है तो उसमें कितना लोहा है, अगर वो पूरी तरह से लकड़ी का बना है तो कितना लकड़ी उसमें है, उसको बनाने में कितनी लकड़ी लगी है, उसको बनाने में कितना लोहा लगा है। पीतल का है तो कितना पीतल उसमें लगा उसको बनाने में। ठोस का ये है। अगर मान लो कि अगर हम पूरी तरह से खोखला बेलन का अगर समझे, जैसे मान लो कि अगर ये ग्लास हो, चाहे ये बॉटल ही हो, तो इस बॉटल में इसका आयतन निकालने का मतलब इसमें हम कितने पदार्थ को रख सकते हैं, चाहे इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। बेलन का आयतन निकालने का मतलब ये हो कि अगर इस बेलन का आयतन जितना निकल के आएगा, हम कहेंगे कि इसमें पानी का आयतन भी वही होगा। अगर इस बेलन का आयतन 2 लीटर निकल रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें पानी का आयतन भी 2 लीटर होगा। साथ ही साथ चैप्टर 4 में जो तुम लोग को थ्योरी बताए थे कि इसमें सेम उसी तरह का थ्योरी इसमें भी है आयतन को लेकर के, कि क्या है कि जब हम लोग माने किसी बेलनाकार हौज में, जैसे मान लो कि यही बेलनाकार एक हौज है, ये बेलन है पूरी तरह से, नीचे आधार है, आधार का क्षेत्रफल भले जैसा भी दिख रहा है, समझ जाओ कि प्लेन आधार है। तो जब इसमें पानी जब हम लोग डालते हैं तो पानी क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है, पहले आधार को ग्रहण करता है, सबसे पहले चारों तरफ से बराबर परिमाण में ये आधार को ग्रहण करता है, और आधार को ग्रहण करने के बाद तब धीरे 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 करके ये ऊंचाई को ग्रहण करता है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो कोई भी पदार्थ जितना ऊंचाई ग्रहण, अगर कोई पदार्थ उसके अंदर अगर उसकी ऊंचाई, गहराई या मोटाई नहीं दिख रही तो आयतन नहीं दिखेगा। आयतन कब दिखता है, जब उसकी थोड़ी ऊंचाई या मोटाई या गहराई दिखेगी, तभी उसका आयतन दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब देख रहे हैं कि इसमें पानी जब आ रहा है
तो पानी जब आ रहा तो सबसे पहले आधार को ग्रहण कर रहा, मतलब आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण कर रहा, और तब धीरे 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 करके ऊंचाई को ग्रहण कर रहा। मतलब इस बोतल में जितना भी पानी भरा जा रहा है वो पानी कहला रहा है इसका आयतन। मतलब इस बोतल में पानी भर रहे मतलब आयतन को भर रहे। तो आयतन कैसे भरा जा रहा? आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा करते हुए, आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई लगते हुए ये क्या हो रही है? आयतन निकल रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो आयतन के लिए जो जो राशियां हमको दिखती हैं काम में, मतलब जिन जिन राशियों के कारण आयतन बन रहा है उन राशियों को गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल काम आया, और धीरे धीरे बेलन का आधार का क्षेत्रफल ग्रहण कर रहा, और तब धीरे 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 करके ऊंचाई को ग्रहण कर रहा। तो वो ऊंचाई क्या कहलाएगा? बेलन की ऊंचाई। आई बात समझ में? तो आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल इंटू बेलन की ऊंचाई को हम लोग एच से इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा गुणा करके पाई आर स्क्वायर एच। और हमेशा घन इकाई में ही आयतन निकाला जाता है। तुम लोग को हम चैप्टर 4 में बता दिए थे कि आयतन हमेशा घन इकाई दिखता है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर या घन डेसीमीटर। द्रव का आयतन लीटर में निकाला जाता है, ठोस का आयतन को घन सेंटीमीटर, घन मीटर या घन लीटर, घन सेंटीमीटर, ये सब। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर ये बेलन है, इस बेलन का आधार का क्षेत्रफल इस भाग पर अगर कैलकुलेट करें, इस भाग पर देखें, इस भाग पर देखें, हर भाग पर इसका क्षेत्रफल समान होगा। जैसे वहाँ पे हम बेलन का दिखाए थे ना, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बेलन है, तो इस बेलन का आधार का क्षेत्रफल जितना है, इस भाग को काट करके अगर हम इसका आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे अगर देखें तो अलग हो जाएगा। नीचे क्षेत्रफल जितना रहेगा यहाँ पे भी क्षेत्रफल, हर भाग पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समान ही होता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर हम लोग अगर किसी ऊंचाई को अगर समझते, मतलब कि आयतन को अगर समझते हैं, तो अगर किसी ज्यामितीय चित्र का अगर आधार का क्षेत्रफल अगर स्थिर है तो उसका आयतन उसके ऊंचाई पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि ये जो तुम्हारा बॉटल है, बॉटल का आधार तो फिक्स है, हम लोग आधार को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बढ़ा के या घटा के छोटा या बड़ा कर सकते हैं नहीं। तो कहने का मतलब अगर इस बॉटल का आधार का क्षेत्रफल क्या है? फिक्स है हमेशा के लिए। तो आधार का क्षेत्रफल अगर फिक्स है और इसका आयतन अगर जानना होगा तो इसका आयतन इसके ऊंचाई पर डिपेंड करेगा। अगर तुम ऊंचाई अगर पूरा प्रयोग कर दो, इस बेलन की ऊंचाई जितनी है अगर पूरा ऊंचाई का प्रयोग कर दोगे तो आयतन पूरा मिल जाएगा। अगर तुम इतनी ऊंचाई का प्रयोग करोगे तो आयतन इतने दूर का मिलेगा। अगर तुम इतना ऊंचाई का प्रयोग करोगे तो आयतन इतने दूर का मिलेगा। मतलब आधार का क्षेत्रफल तो फिक्स है, ऊंचाई जितना दिखेगा उतनी ऊंचाई का प्रयोग कर देने से आधार का उसका उस बेलन का आयतन उतना ही होगा। जैसे चैप्टर 4 में तुम लोग को बताए थे, ऊंचाई के ऊपर अगर आधार का क्षेत्रफल फिक्स है तो ऊंचाई के ऊपर इसका आयतन फिक्स मतलब कि डिपेंड करता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई इतना रहेगा तो आयतन इतना जितना भी होगा, और ऊंचाई अगर इतना कर दो तो आयतन जितना होगा। इतने वाले में आयतन ज़्यादा होगा, इतने वाले में आयतन कम होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर ऊंचाई कम होगा तो आयतन भी कम होगा, और अगर ऊंचाई अधिक होगा तो आयतन भी अधिक होगा। तो कहने का मतलब ऊंचाई के ऊपर इसका आयतन डिपेंड करता है। आई बात समझ में? मान लो कि इस बॉटल में तुमको बॉटल का ऊंचाई तुमको पता है, आधार का क्षेत्रफल भी पता है। बोल रहा क्या कि इस बॉटल में इतनी ऊंचाई तक पानी है, तो बोलो बताओ कि इस बॉटल में पानी का आयतन कितना है। तो बहुत जन ये सोचेगा कि वो बॉटल में पानी का आयतन पूछ रहा है, मतलब बॉटल का आयतन निकाल देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल उसको पता है और पूरा ऊंचाई पता है। आधार के क्षेत्रफल से पूरा ऊंचाई जब गुणा कर देगा तो उसको आयतन मिलेगा। ठीक है, आयतन मिलेगा, लेकिन इस पूरे बेलन का आयतन मिलेगा। वो आयतन नहीं मिलेगा जितना कि इसमें पानी है। पानी इसमें इतनी ऊंचाई तक है, तो इतनी ऊंचाई का प्रयोग अगर आधार के क्षेत्रफल के साथ कर दे तो हमको आयतन इतने दूर का मिलेगा। आई बात समझ में? इतने दूर का हमको आयतन मिल जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब आधार का क्षेत्रफल तुमको पता है और ऊंचाई अगर इतना दूर तक है पानी का, तो इस ऊंचाई का प्रयोग कर दो, आधार के क्षेत्रफल के साथ गुणा कर दो, इतने दूर तक का आयतन मिल जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखो
तो अगर आधार का क्षेत्रफल फिक्स है तो ऊंचाई पर आयतन डिपेंड करता है। अब अगर तुम्हारा आधार का क्षेत्रफल फिक्स नहीं है, आधार का क्षेत्रफल अगर फिक्स नहीं है, ऊंचाई फिक्स है, ऊंचाई फिक्स है, तो किसके ऊपर आयतन डिपेंड करेगा? ऊंचाई समान है। जैसे एक बेलन ऐसा है और एक बेलन भी उतना ही ऊंचाई का है, ऊंचाई वही है, सेम है। मतलब इस बेलन की ऊंचाई जितनी है, इस बेलन की ऊंचाई जितनी है, इस बेलन की भी ऊंचाई उतनी है। ये आधार का क्षेत्रफल फिक्स है। इसका आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल अलग अलग है कि नहीं? इसका ऊंचाई जितना है, इसका भी ऊंचाई उतना ही है, एकदम फिक्स है। तब इसका आयतन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अब एक बात को जरा समझोगे, अगर मान लो कि इसमें, इस बेलन में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है इस ऊंचाई तक। अगर हम इस पानी को अगर इसमें डाल दें तो क्या इसका भी ऊंचाई उतना ही दिखेगा जितना कि इसमें दिख रहा है? तो ऊंचाई कम हो जाएगा। अगर इसका भी अगर देखो, आधार का क्षेत्रफल इतना था, इसका आधार का क्षेत्रफल इतना है, पानी क्या करेगा? आधार का क्षेत्रफल ज्यादा पाएगा तो पानी पूरा का पूरा फैलेगा। सबसे पहले तो आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण करता है ना, तब जाकर के धीरे धीरे ऊंचाई को ग्रहण करता है। तो इसका जितना भी आयतन है, वो आयतन जब इसमें ढुकेगा तो आधार का क्षेत्रफल ज्यादा पाएगा तो ऊंचाई अपने आप कम हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि आधार के क्षेत्रफल पर इसका आयतन क्या हो रहा है? डिपेंड कर रहा है। अगर ऊंचाई फिक्स है तो आधार का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो आयतन भी कम होगा, आधार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आयतन भी ज्यादा होगा। जैसे इसका ऊंचाई दोनों का सेम है, इसका आधार का क्षेत्रफल कम है तो इसमें आयतन कम होगा, और इसका आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसका आयतन भी ज्यादा होगा। तो अगर मान लो कि इसमें जितना पानी है, इस पानी को अगर हम इस बेलन में अगर डालें तो क्या होगा? इसका ऊंचाई उतना नहीं दिखेगा जितना कि इसमें था, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? आधार के क्षेत्रफल के कारण। अगर ये बेलन का पानी एक ऐसे बेलन में डाला जाए जिसका आधार का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि इसका था, तो उस बेलन में उसका ऊंचाई कितना दिखेगा? बात को समझो। एक और बेलन ले लिए, इस बेलन का आधार का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि इस बेलन का था, लेकिन हाँ, इसका ऊंचाई मान लो कि उतना नहीं है, इसका ऊंचाई इससे दोगुना है। सपोज इसको जब हम इसमें डालेंगे तो ऊंचाई उतना ही दिखाएगा जितना कि इसमें दिखा रहा था, कि इसमें कम दिखाएगा। ऊंचाई सेम रहेगा, हाँ, इसमें जितनी ऊंचाई दिखा रहा था उतना ही ऊंचाई इसमें भी दिखाएगा, लेकिन पूरा भरेगा नहीं, पूरा नहीं भरेगा। इसमें अगर 10 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो इसमें भी 10 सेंटीमीटर दिखाएगा, लेकिन पूरा नहीं भरेगा। आई बात समझ में? इसको पूरा कवर नहीं करेगा। 10 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल अगर सेम है तो ऊंचाई भी सेम दिखेगा, लेकिन आधार का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? कम दिखेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पानी को अगर हम इसमें डालते हैं तो तुमसे पूछ रहा, जैसे मान लो कि हमको पता है कि इसका आयतन कितना, मान लो कि इसका आयतन तुम्हारा 10 लीटर है, ठीक है ना? इसमें हम पानी को डाल दिए, इसका आधार का क्षेत्रफल जैसे मान लो कि हमको दिख रहा है, आधार का क्षेत्रफल 5 घन डेसीमीटर, आधार का क्षेत्रफल दिख गया 5 घन डेसीमीटर, ठीक है ना? और इसमें 10 लीटर का पानी था। इस पानी को जब हम इसमें डाल दिए तो जाहिर सी बात है, मान लो कि पानी पूरा ऊंचाई तो नहीं ग्रहण करेगा, कुछ ऊंचाई ग्रहण करेगा। तो कुछ ऊंचाई ग्रहण करेगा मतलब कितना ऊंचाई ग्रहण करेगा? कितना ऊंचाई ग्रहण करेगा? तो देखो जाहिर सी बात है कि इसका जितना पानी है उतना पानी इसमें भी है। कितना ऊंचाई ग्रहण किया? इतना ऊंचाई तक। तो इतनी ऊंचाई तक, बेलन में इतनी ऊंचाई तक पानी आ करके अपना आयतन जितना भी दिखाएगा, वो आयतन इसी आयतन को बताएगा कि नहीं बताएगा? तो देखो यहाँ पे इसका आयतन जो था, यह आयतन तुम्हारा 10 लीटर बता रहा है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो
आयतन का आयतन दे दिया 10 लीटर, तो कहने का मतलब इसका आयतन जितना होगा इसका भी आयतन वही होगा, इसका आयतन जितना होगा इसका भी आयतन वही होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लेकिन ऊंचाई वो नहीं होगा जितना कि इसमें था, ऊंचाई कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें ऊंचाई कितना दिखेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें जितना भी ऊंचाई दिखेगा उतनी ऊंचाई तक का बेलन का आयतन उतना ही होगा जितना कि इसमें है। मतलब इसमें 10 लीटर पानी है तो पानी इसमें भी 10 लीटर दिखेगा, इसमें भी 10 लीटर दिखेगा, लेकिन ऊंचाई उतना नहीं दिखेगा जितना कि इसमें। तो ऊंचाई कितना होगा भाई, तो देखो 5 इंटू यहाँ पे ऊंचाई तुमको निकालना है बराबर 10, ये काट दो, कट के आएगा कितना 2, मतलब ऊंचाई इसमें कितना दिखेगा 2 डेसीमीटर। तो बात समझ में आया, मतलब क्या किए इसका उतने ऊंचाई तक का आयतन इसके आयतन के बराबर हो गया। तो इसका कुछ ऊंचाई तक का आयतन 10 के बराबर दिखा है, तो हमको पता चल गया कि ऊंचाई कितना आया। तो देखो अगर इसका ऊंचाई अगर 10 मतलब जितना भी हो इसका ऊंचाई कितना दिखेगा 2 डेसीमीटर। मतलब ये तुम्हारा एक तरीका होगा, ये जो तुम लोग को हम समझाए कि आधार का क्षेत्रफल पे ये डिपेंड करता है और ऊंचाई पे किस प्रकार डिपेंड करता है। बात मेरा समझे कि नहीं समझे। फिर उसी तरह से जैसे कि हम उसमें तुम लोग को समझाए थे घन में कि मान लो कि ये तुम्हारा एक बेलन है, इस बेलन में इतना दूर तक पानी भरा हुआ है, इतना दूर तक पानी भरा हुआ मान लो कि 10 सेंटीमीटर है। अब हम एक लोहे के मतलब कि गोले को इसमें हम डाल दिए, लोहे के गोले को डाल दिए, तो क्या होगा पानी ऊपर उठेगा। तो मान लो कि पानी उठ करके यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी ऊंचाई तक पानी उठा। तो जितनी ऊंचाई तक पानी उठा है वस्तु का आयतन भी उतना ही होगा। तुम लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे कि इस वस्तु का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन जल ऊपर चढ़ा है, आई बात समझ में। लेकिन कितना ऊंचाई बनाया, तो जितनी भी ऊंचाई बना रहा है उतना ऊंचाई तक जल उठ करके अपना आयतन जितना बताएगा उतना ही ऊंचाई का आयतन बेलन का भी उतना ही होगा। कहने का मतलब मान लो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जल तुम्हारा ऊपर उठ गया, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी अगर ऊपर चढ़ा है तो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी ऊपर चढ़ करके अपना आयतन जितना भी बताएगा, पानी जितना भी बताएगा बेलन का आयतन 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उतना ही आएगा। कहने का मतलब हम तुम लोग को अभी क्या बताए, तुम जितनी ऊंचाई का प्रयोग करोगे आयतन उतने दूर का निकलेगा। नीचे से ऊपर तक आधार का क्षेत्रफल तो सेम रहता है ना, आधार का क्षेत्रफल नीचे से ऊपर तक पूरा फिक्स है, तो ऊंचाई के ऊपर उसका आयतन डिपेंड करेगा। तो इसका ऊंचाई कितना है 2, अगर हम 10 सेंटीमीटर का प्रयोग कर देंगे तो आयतन 10 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई का बताएगा। अगर सिर्फ 2 सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे तो हमको आयतन 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक का बताएगा, इतने दूर तक का बताएगा कि 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल अगर चढ़ा है तो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल चढ़ करके जल का आयतन कितना बड़ा, कितना जल का आयतन ऊपर उठा। आई बात समझ में। तो आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर 10 का प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा इसमें कितना जल था। आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर 2 का प्रयोग करेंगे तो ये 2 बताएगा कि पानी का तल अगर ऊपर चढ़ा है तो कितना आयतन पानी ऊपर चढ़ा। तो अगर आधार के क्षेत्रफल के साथ 2 को अगर गुणा कर देंगे तो ऊपर उठे जल का आयतन पता चल जाएगा। और आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर हम 10 का गुणा कर दें तो पानी कितना था ये पता चल जाएगा। और अगर आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर हम पूरी ऊंचाई का मतलब इसका पूरा ऊंचाई मान लो h था, पूरा ऊंचाई अगर प्रयोग कर देंगे तो कुल बेलन का आयतन पता चल जाएगा। और कुल बेलन का आयतन का मतलब ये हुआ कि इस बेलन में कितना जल आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात मेरा समझे हो। तो जितना तो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर जल उठा तो 2 सेंटीमीटर को आधार के क्षेत्रफल के साथ गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पानी जितना ऊपर उठा है वो पानी का आयतन कितना बना, कितना आयतन पानी जल का ऊपर उठा। और तो कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक का आयतन बेलन जितना बताएगा उतना ही आयतन जल का होगा, और जितना आयतन जल का होगा उतना ही आयतन इस ठोस वस्तु का भी होगा।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब जैसे मान लो कि एक लबालब एक बेलन था, इसमें पानी पूरा एकदम लबालब भरा हुआ था, एकदम पूरा मुंह तक भरा हुआ था। इसमें एक हम ठोस लोहे की गोली को डाल दिए तो क्या होगा? पानी नीचे गिरेगा। यहाँ पे पानी को हम इकट्ठा कर लिए, पानी को इकट्ठा कर लिए तो पानी जो इकट्ठा होगा, इस पानी का आयतन जितना होगा इस वस्तु को डाले गए आयतन के बराबर होगा। जितना वस्तु को डाले, जाहिर सी बात है वो वस्तु इसमें रहेगी तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन जल हटाएगी, क्योंकि इसको रहने की जगह चाहिए। इसका आयतन जितना है वही उतना ही उसको रहने की जगह चाहिए। तो आयतन के बराबर रहने के लिए जगह चाहिए, तो आयतन उतना आयतन के जल को हटाएगी, उतना आयतन का जल गिर जाएगा। आई बात समझ में? अब मान लो कि ये जो जल तुम्हारा गिर रहा है, ये अगर कोई बेलन वाला भाग होगा ना, तो बेलन के आधार के क्षेत्रफल के अनुसार उसका ऊंचाई इसमें दिखेगा। आई बात समझ में? तो मान लो कि अगर इसमें इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये और ये दोनों बराबर हो गए। इसका आधार का क्षेत्रफल अगर इसके आधार के क्षेत्रफल के समान होगा तो ही जाके कहेंगे कि इसमें अगर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिखा रहा है तो वही 4 सेंटीमीटर ऊंचाई इसमें भी दिखाएगा। तो इस आधार के क्षेत्रफल के साथ 4 को गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि जल जितना गिरा उसका आयतन कितना था। आई बात समझ में? और नहीं तो अगर इसका आधार का क्षेत्रफल और इसका आधार का क्षेत्रफल अगर अलग अलग है तो इस आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर इसके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि आयतन जल का कितना है, जितना जल बाहर गिरा। तो इसके आयतन के अनुसार बाहर गिरे जल का आयतन पता चलेगा। इसका आयतन अगर इसका आधार के क्षेत्रफल के साथ 4 का इंटू कर देंगे तो जो आयतन निकल के आएगा वो आयतन ये बताएगा कि उतना ही जल इसमें से बाहर निकला। समझ में आया? लेकिन अगर इसका आधार का क्षेत्रफल और इसका आधार का क्षेत्रफल सेम रहेगा तो ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिखाएगा, तो वही जल इसमें भी अगर आएगा तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिखाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया ये थ्योरी पूरा? अच्छा, अब देखो, अब मान लो कि ये एक प्रकार की टंकी है। इस टंकी में पूरा एकदम लबालब पानी भरा हुआ है और इसमें एक पंप है, मोटर पंप। तो मोटर पंप के सारे इसमें पाइप लगा करके इसके सारे पानी को निकाल करके किसी खेत में चाहे कहीं पे भी उसको डाला जा रहा है, सपोज डाला जा रहा है। ये जो जिस पाइप के द्वारा निकाला जा रहा है ना, वो पाइप भी बेलनाकार पाइप है, बेलन के आकार का ही है। तो कहने का मतलब इसमें जितना भी जल था वो सारा जल खेत में डाल दिया गया। खेत में कितना जल डाला गया? तो जितना जल इसमें है उतना ही जल इस खेत में डाला गया। खेत के बारे में कुछ नहीं दिया, खेत के बारे में कुछ नहीं दिया। हमको पाइप के बारे में दिया कि पाइप बेलनाकार पाइप है, और वो बेलनाकार अगर पाइप है तो इसके बारे में बोल दिया क्या कि ये 1 मिनट में 250 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब प्रति मिनट ऐसे लिख देगा, प्रति मिनट 250 मीटर की दर से पानी बाहर निकालता है, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। ये तुमको दे दिया। ये क्या है ये तुम लोग अभी समझोगे। अच्छा देखो, तो पाइप जो होता है, पाइप की लंबाई कोई फिक्स होती है क्या? तुम पाइप को 10 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, 20 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो। पाइप बड़ा भी होता है, लंबा भी होता है। कहने का मतलब पाइप में अगर पानी चढ़ रहा तो 1 मिनट तक, बहुत लंबा पाइप है, 1 मिनट तक अगर मान लो कि हम पंप को चलाते हैं तो पाइप में पानी अगर उठता है तो 1 मिनट तक क्या पूरा ऊंचाई ले लेगा? माने पूरा का पूरा पानी चढ़ जाएगा पानी में, पाइप में? नहीं, कुछ ऊंचाई तक जाता है। तो ये बोल रहा है क्या प्रति मिनट 250 मीटर की दर से पानी बाहर निकालता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पंप के द्वारा अगर पाइप चलाई जाती है, पाइप से पानी निकाला जाता है पंप के द्वारा, तो पाइप में पानी उठता है 1 मिनट में 250 मीटर की ऊंचाई तक। मान लो कि अगर तुम्हारा ऐसा अगर पाइप है तो इस पाइप में 1 मिनट तक अगर चलाया जा रहा है, पंप को अगर चलाया जा रहा है, तो पाइप में पानी सिर्फ और सिर्फ 250 मीटर तक उठ रहा है, 250 मीटर तक उठ रहा है। आई बात समझ? तुमको बोला क्या कि इसको पानी को बाहर निकालने में पूरा 4 घंटा का समय लगा है, 4 घंटा का समय लगा। मतलब क्या बता रहा, बात को जरा समझोगे।
इस पूरे आयतन को, टंकी के पूरे पानी को कौन निकाला? पाइप बाहर निकाला। इसके पूरे आयतन को ये खाली कर रहा, पाइप खाली कर रहा है। मतलब इसका आयतन इसके आयतन के बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन कब जानते हो? 4 घंटा समय लगा है ना। तो अगर हम ये निकाल लें कि ये पाइप 4 घंटा में कितना पानी बाहर निकाल सकती है अपने द्वारा, अपनी कैपेसिटी के द्वारा, अपने आयतन के द्वारा, 4 घंटे में कितना पानी बाहर निकालेगी, तो 4 घंटे में जितना भी पानी बाहर निकालेगी वो इस बेलन के पानी के आयतन के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होता है? प्रति मिनट 250 मीटर की दर का मतलब ये होता है कि ये पाइप 1 मिनट में 250 मीटर की ऊंचाई तक अपने अंदर पानी चढ़ा रही है। तो अगर 250 मीटर की ऊंचाई तक अगर पानी चढ़ता है तो 250 मीटर की ऊंचाई तक पानी चढ़ करके पाइप में पानी का कुछ आयतन नहीं दिखेगा? पाइप में पानी का आयतन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब 250 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ करके पानी का आयतन जितना भी पाइप में दिखेगा, हम कहेंगे कि पाइप 1 मिनट में उतना पानी बाहर निकालती है। नहीं कह सकते हैं कि नहीं? 1 मिनट में पाइप 1 मिनट में जितना पानी पाइप में चढ़ रहा है, 250 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पाइप क्या है? बेलनाकार है। तो 250 मीटर ऊंचाई का प्रयोग अगर हम इसके आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर कर दें तो जितना आयतन आएगा 250 मीटर की ऊंचाई तक, हम बोले ना कि जितना ऊंचाई का प्रयोग करोगे आयतन उतने दूर का बताएगा, तो 250 मीटर ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो आयतन हमको 250 मीटर तक का बताएगा। किसका? पाइप का। तो पाइप का आयतन 250 मीटर तक का निकल के जो आएगा वो ये बताएगा कि पाइप में पानी 250 मीटर तक उतना ही है। मतलब 250 मीटर की ऊंचाई तक पाइप में पानी चढ़ के जितना दिखाएगा, हम कहेंगे कि पाइप 1 मिनट में पानी अपने द्वारा उतना बाहर निकालती है। इस बात समझ में आया? अगर मान लो कि 20 लीटर पानी चढ़ रहा है 1 मिनट में, तो हम कहेंगे कि 250 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ करके पानी 1 मिनट में 20 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। बात समझ में आया? तो पाइप के द्वारा 4 घंटे में निकला पानी बेलन के पानी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कैसे निकलेगा कि 4 घंटा में पाइप के द्वारा कैसे पानी निकल रहा है? तो 1 मिनट में पानी जितना भी बाहर निकल रहा है उसको 4 घंटा से गुणा कर देंगे। तो 1 मिनट में पानी का आयतन पाइप के द्वारा जितना हो रहा है 4 घंटा मतलब 240 मिनट। तो पानी के आयतन को 240 मिनट से गुणा कर देंगे तो जो भी निकल के आएगा वो कुल पानी का आयतन बताएगा कि नहीं बताएगा? कुल पानी का आयतन। और ये कुल पानी का आयतन किसका आयतन है? बेलन का ही तो आयतन है, क्योंकि बेलन के अंदर जितना पानी है उस पानी को ये बाहर निकाल रहा है। मतलब बेलन का आयतन कहो चाहे बेलन के अंदर पानी का आयतन कहो, और वो पानी का आयतन पाइप के द्वारा 4 घंटे में बाहर निकल रहा है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो ये पाइप के द्वारा पानी निकालने वाली बात समझ में आई। 1 मिनट में पानी 250 मीटर तक निकाल रहा है, इसका मतलब पानी 1 मिनट में 250 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ रहा। तो 250 मीटर की ऊंचाई तक पानी का आयतन जो भी निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा? तो पाइप क्या है? बेलन के आकार का है ना। तो 250 मीटर की ऊंचाई तक पानी का आयतन कैसे निकालेंगे? तो पाइप के आधार के क्षेत्रफल के साथ उसके ऊंचाई को गुणा कर देंगे। तो पाइप के आधार के क्षेत्रफल से हम लोग इसकी ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 250 मीटर की ऊंचाई तक पानी का आयतन कितना होगा। और पानी का आयतन जो भी निकल के आएगा हम कहेंगे कि पाइप 1 मिनट में उतना पानी बाहर निकालती है। तो 1 मिनट में पानी का आयतन जो निकल के आएगा, 4 घंटा अगर लगा तो 4 घंटा में निकाल लो कि पानी कितना बाहर निकाल दी। 4 घंटा में जो भी पानी निकाली वो बेलन का पानी है, मतलब बेलन के अंदर का पानी का कुल आयतन या बेलन का कुल आयतन के बराबर दिखाएगा। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ ये थ्योरी?